सो नेक्स्ट टॉपिक इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। अगर बात करें लाइट के बारे में हम, तो लाइट पोजेसेस डुअल नेचर, दैट इज इट हैज बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लाइट का, लाइट हैज डुअल नेचर। एक हो जाएगा आपका वेव नेचर, मतलब इट बिहेव एज वेव, और इसका सेकेंड हो जाएगा आपका इट बिहेव एज पार्टिकल। तो दोनों तरह ही बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज वेव, तो वेव का मतलब हो जाएगा इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है, अगर बात करते हैं टाइप ऑफ वेव, तो इसका टाइप्स कितना हो जाएगा। अगर बात करें टाइप ऑफ वेव का, तो पहला हो जाएगा पहला हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव, और इसका सेकंड हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, सो इसको हम दो टाइप में क्लासिफाई किए हुए हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो हम लोग को पढ़ना अभी हम लोग को है ट्रांसवर्स वेव, मतलब लाइट जो आपके पास है वो आपका आता है ट्रांसवर्स वेव, और जो साउंड वेव होता है, साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम लोग का सिलेबस में है कि लाइट पढ़ना, लाइट का मतलब होगा ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, हम आगे देखने वाले हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। सो अगर हम बात करते हैं वेव, तो हम दिखाते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। सो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, दिस इज नोन एज क्रेस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज क्रेस्ट, दिस इज द हाईएस्ट पीक। और जो सबसे नीचे का जो पॉइंट होगा, दिस इज नोन एज ट्रफ, दिस इज नोन एज ट्रफ। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर सम जनरल टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स। तो इसका पहला हो जाएगा वेवलेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ? इसका सिंबल होता है लैम्डा से। यहाँ बोल सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो आप, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, मतलब दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, सो अगर हम बात करें व्हाट इज यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ है मतलब या तो मीटर होगा, या एंगस्ट्रॉम लिखो या फिर नैनोमीटर लिखो। तो बेसिकली हम लोग एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में ही क्वेश्चन में दिया मिलेगा आपको वेवलेंथ, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। रिलेशन आपको याद होगा, हम बताए थे, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर जो होता है दिस इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, सो ये तो बात हुआ वेवलेंथ के बारे में। सेकंड हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन, दिस इज वेव नंबर। सिंबल इसका होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ वेव नंबर। इसको आप व्हाट वी कॉल इट, जैसे इसका सिंबल था लैम्डा, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज न्यू बार। ठीक है, मतलब दिस इज द सिंबल ऑफ न्यू, ऊपर इसके ऊपर लाइन है मतलब बार है, न्यू बार। सो व्हाट इज वेव नंबर? सो इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, मतलब न्यू बार जो होगा दिस इज इक्वल टू 1/λ होगा, और इसको डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हो आप, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। अगर बात करें इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा दिस इज 1/λ, मतलब पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो वेव नंबर का, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। हम बात करते हैं थर्ड वन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इसका सिंबल होगा न्यू से। ठीक है, न्यू। अब बात करें व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाएगा इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। इसका मतलब होगा 1 सेकंड में कितना वेव्स पास करे किसी पॉइंट से, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज, और दिस इज पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड। सो इसको हम यहाँ एक और फॉर्मूला होता है, दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। अगर बोलोगे t, यहाँ पर क्या है, t का मतलब होता है टाइम पीरियड, t को बोलते हैं हम लोग, t इज नोन एज, दिस इज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है वन वेव को किसी पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लगा, t इज टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या होगा, इट इज टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से किसी वेव को पास होने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड।
यहाँ देख सकते हो जैसे यहाँ से यहाँ तक वेव, वन वेव होगा, दिस हाफ मिला क्या होगा, वन वेव होगा। तो वन वेव को पास होने में किसी पॉइंट से कितना टाइम लग रहा है उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड, 1/t को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो आपका टर्म होगा दिस इज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड का मतलब होगा हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। तो यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ फ्रॉम मीन पोजीशन। सो दिस इज हाइट हो गया, और इसका यूनिट क्या होगा? तो चूंकि लेंथ है, हाइट है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव? वेलोसिटी सिंबल यहाँ वी लिख लो इसका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव? इसका मतलब होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वेव, उसको बोलेंगे उसका वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका यूनिट हो जाएगा, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस बात करते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। ये तीनों में क्या रिलेशन होगा उसको हमको यहाँ पर ही देखना है। तो पहले तो हम इसका रिलेशन लिख दे रहे हैं, फिर आपको बताएंगे हम कैसे रिलेशन को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा दिस इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, या बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। ठीक है, दिस इज द रिलेशन। अब इसको अगर आपको समझना है रिलेशन कैसे आया, कैसे इसको हम याद कर पाए हम लोग, यहाँ देख सकते हो आप कि आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू होता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह में यहाँ लैम्डा रख दो, स्पीड की जगह में वेलोसिटी रख दो, टाइम की जगह में टाइम पीरियड। तो लैम्डा इंटू 1/t इक्वल टू होगा वेलोसिटी। 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। तो दिस इज आवर रिलेशन, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या आएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन का क्या मतलब होगा। तो यहाँ देख सकते हो नाम में ही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक का मतलब हो जाएगा दिस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसा वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशन। इसको डिफाइन कर सकते हो आप, यहाँ बोल सकते हो आप waves in which electric field and magnetic field both are present are known as electromagnetic waves और radiation। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा they are mutually perpendicular and they are also perpendicular to the direction of propagation of wave। यहाँ पर एक पॉइंट और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, that is electromagnetic waves always travel with speed of light in vacuum or in air and they do not require any medium for their propagation। ठीक है, मतलब वैसा वेव्स जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाए, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मतलब यहाँ पर मीडियम कोई जरूरत ही नहीं होगा, और ये हमेशा ट्रैवल करेगा विद स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड आपको मालूम है, अभी बताया रिलेशन आपको, वेलोसिटी इक्वल टू क्या था? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा था। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, तो इसका स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट, और आपको मालूम है इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से हम लोग, सी हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, या फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी बाई लैम्डा। और यहाँ पर सी क्या है? यहाँ बोल सकते हो आप सी इज स्पीड ऑफ लाइट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सो लाइट जो आपके पास है, लाइट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर अभी यहाँ पर हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर आप इसको दिखा सकते कुछ इस तरह से, अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है, तो इसका जो जेड एक्सिस होगा, तो यहाँ पर अगर बनाना होगा आपको जेड एक्सिस, सो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब वो सीधा ऊपर हो जाएगा, लेकिन ऊपर यहाँ बना नहीं सकते हो, दैट्स व्हाई इसको हम बनाते हैं कुछ अलग डायरेक्शन में इस तरह से, दिस इज जेड एक्सिस, बट दिस जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ अगर देख लो आप कि अगर एक्स एक्सिस होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा,
और आपस में भी परपेंडिकुलर होगा और साथ ही डायरेक्शन ऑफ वेव का भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक होगा y एक्सिस के अलावा, एक होगा z एक्सिस के अलावा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ही इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा होगा। इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज E का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और B का मतलब हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस डायरेक्शन में वेरी करेगा, कम ज़्यादा होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो इसको अगर बनाना होगा आपको 3 डायमेंशन में, तो वी कैन ड्रॉ इन 3 डायमेंशन। जैसे यहाँ देखो बगल में आप, जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग है इस तरह से कि अगर आपका दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब वेव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको बनाना है यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज हम बना रहे हैं कुछ इस तरह का, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका मैग्नीट्यूड पहले 0 था, फिर इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करते चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसको हम इस तरह दिखाते हैं। तो अगर यहाँ बात करना होगा किस तरह वेरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो किस तरह से वाइब्रेट करेगा, तो वो क्या होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि दिस इज द एक्स एक्सिस, तो यहाँ जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा है दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। तो अगर आपको दिखाना हो मैग्नेटिक फील्ड, तो वो परपेंडिकुलर दोनों से ही होगा, एक्स से भी होगा, वाई से भी होगा। तो उसको बनाना होगा हम लोग को, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। So we can draw like this one. This is along z axis. ठीक है, ये एक रफ स्केच है, बाकी यहाँ इसको आप बुक में देख सकते हो, ये बना हुआ होगा इस तरह से। तो अगर ब्लैक में हम जो बना हुआ है, अगर वो अगर बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो ब्लू वाला होगा वो जो है बनाए हम लोग है, दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होगा एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सो यहाँ हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ईएम वेव्स। ठीक है, तो कौन कौन सा ईएम वेव्स है और उसका वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, उसको यहाँ हम बनाने वाले हैं। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे यहाँ देखो, सबसे कम वेवलेंथ होता है कॉस्मिक रेज का, कॉस्मिक रेज। इससे ज्यादा वेवलेंथ हो जाता है गामा रेज का, और इससे भी ज्यादा वेवलेंथ होगा एक्स रेज का। फिर आता है आपके पास है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। फिर आता है आपका विजिबल, फिर आता है नेक्स्ट वन इंफ्रारेड। फिर नेक्स्ट आता है आपका है माइक्रोवेव्स, और फिर आता है आपका रेडियो वेव्स, दे ऑल आर ईएम वेव्स। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा रेडियो वेव्स का और सबसे कम वेवलेंथ होगा कॉस्मिक रेज का। ठीक है, सो इस डायरेक्शन अगर हम यहाँ मूव करें यहाँ पर हम लोग, सो यहाँ पर ये वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, द वेवलेंथ विल इंक्रीज। ठीक है, और आपको भी बताए थे हम कि रिलेशन क्या था आपका वेलोसिटी के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वही बताए थे हम यहाँ पे रिलेशन इस वाले पार्ट में। यहाँ बगल में देख लो आप, वेलोसिटी इक्वल टू था फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा था, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा c बाई लैम्डा। और यहाँ से अगर देख लो आप, तो c जो है जैसे स्पीड ऑफ लाइट, और वो तो कांस्टेंट होगा, सभी के लिए कांस्टेंट ही हो। तो यहाँ पर दोनों में क्या रिलेशन आएगा, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब वेवलेंथ अगर बढ़ेगा ये घटेगा, इसका मतलब ये होगा कि इस डायरेक्शन अगर मूव करो आप तो वेवलेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, कॉस्मिक रेज का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका हो जाएगा, रेडियो वेव्स का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये भी देख लो आप, विजिबल वाले पार्ट, विजिबल वाला जो है उसको यहाँ हम फिर से बनाते हैं। देखिए, विजिबल जो आपके पास है वेव्स, वो कौन कौन सा है, दिस इज विबग्योर,
ठीक है ना। दिस आर 7 कलर्स जो विजिबल कलर्स है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर यहाँ मूव करो आप तो यहाँ पर ये वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट ये होगा आपके लिए कि वेवलेंथ कहाँ कहाँ वेरी करेगा। तो अगर बात करें वेवलेंथ का हम लोग, तो इसका जो स्टार्टिंग है उसका वेवलेंथ स्टार्ट होता है जैसे 3800 एंगस्ट्रॉम टू लास्ट का जो रेड है उसका वेवलेंथ कहाँ तक पहुंचेगा, अप्रॉक्स 7600 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। तो दिस इज रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर विजिबल रेज या बोलो रेडिएशन। देखो यहाँ पर अभी क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज एक वेवलेंथ, आपको मालूम है एक वेव का 5000 एंगस्ट्रॉम, बताना फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो सी पता है 3 × 10⁸ होगा मीटर पर सेकंड। लैम्डा को भी चेंज कर दो आप मीटर में, दोनों सेम यूनिट में होगा तभी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज 5000 × 10⁻10, क्योंकि आपको बताए थे आपको हम कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर दिए मीटर में और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो आप, दिस इज कम आउट टू बी, ये 3 हो जाएगा और दिस इज 5 × 10⁻, इट इज दिस वन, ठीक है। और ये लिख लोगे यहाँ पर यार, दिस इज 6 × 10⁻14, ये हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपको पता करना फ्रीक्वेंसी क्या होगा और आपको मालूम है वेवलेंथ का रेंज पता है, मतलब मिनिमम वेवलेंथ दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम और 8000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ वेरी करेगा। और यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। कैसे निकालोगे, अभी बताए थे आपको हम, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होगा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। यहाँ देख सकते हो क्या रिलेशन होगा फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1 वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ अगर कम होगा तो ये ज्यादा आएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको निकालना होगा फर्स्ट पार्ट, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना होगा, तो दिस इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। लैम्डा कौन सा पुट होगा, जो मिनिमम है, मतलब 4000 वाला, मतलब यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁸ हो जाएगा और दिस इज 4000 × 10⁻−10। यहां से जो आंसर आएगा दैट विल बी मैक्सिमम। मिनिमम कितना आएगा, तो मिनिमम यहाँ निकालना आपको अगर है मिनिमम, तो उसके लिए सी बाय लैम्डा होगा, लेकिन यहाँ पर ही 3 × 10⁸ हो जाएगा बाई लैम्डा वैल्यू पे कितना पुट करोगे आप, जो मैक्सिमम इसका है 8000, यहाँ पुट करोगे आप 8000 × 10⁻−10, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सॉल्व करोगे आप, सो यू गेट द आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो अभी बताया था आपको वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव से रिलेटेड जो टर्म्स था वो सारा देखिए हम लोग, फॉर्मूला देखिए हम लोग कैसे हम अगर वेवलेंथ दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं हम लोग वेव का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इसको पढ़ने से पहले यहाँ कुछ फेनोमेना है, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देयर आर सम फेनोमेना लाइक डिफ्रैक्शन, this is diffraction and interference। ये दो फेनोमेना है, इसको आपको पढ़ना है फिजिक्स में, क्लास 12th में, ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। सो देयर आर सम फेनोमेना लाइक डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस which are explained on the basis of wave nature of light। मतलब अगर लाइट को आप वेव की तरह एज्यूम करोगे तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हो डिफ्रैक्शन को और इंटरफेरेंस को। लेकिन इसके साथ ही देयर आर आल्सो सम फिनोमेना व्हिच आर एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो कौन सा फिनोमेना है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये दो फिनोमेना है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यहाँ फिर लिख लोगे आप, देयर आर सम फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन व्हिच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब अगर हम एज्यूम करें लाइट को पार्टिकल की तरह तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। ये दोनों हम लोग पढ़ना भी है इस चैप्टर में, बाकी ये दोनों आपको पढ़ना है फिजिक्स में
वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है, क्लास 12 में। तो अभी हम देखने वाले हैं आगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फिर हम देख लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।